एक बार फिर से कोरोना की वापसी ने दहशत बढ़ा दी है। लोग फिर से सहमे सहमे से नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, एडवाइजरी जारी की गई है। अचानक से कोरोना की दस्तक से देश में फिर से चर्चाएं होने लगी हैं कोरोना को लेकर, और इस बार चर्चा का विषय है कोरोना का ये नया वेरिएंट JN.1। ऐसे में क्या सावधानी जरूरी है, कितना चिंता में डालने वाला है ये नया वेरिएंट, इसी पर चर्चा होगी। लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी खबर जरा पहले आपको बता दें कि फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है आंकड़ों की। 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के भीतर ही 6 लोगों की मौत हुई है कोरोना से और 230 मरीज रिकवर हुए हैं, यानी रिकवर होने वालों की तादाद ज्यादा है। अकेले ही 300 मरीज केवल केरल से आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। केरला में देखिए सबसे ज्यादा इस वक्त मामले नजर आ रहे हैं। जेन वेरिएंट का भी जो पहला मामला नजर आया वो केरला में नजर आया, और अभी खबर यह है कि लगभग 300 जो मामले वो केरला से ही आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे के भीतर, लेकिन 230 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो रिकवरी रेट ज्यादा है, ये बड़ी जानकारी और एक ये कह लीजिए कि राहत की बात भी है। 24 घंटे में हालांकि देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। और देखिए इधर उधर की बातें किए बगैर एकदम सीधा पॉइंट पर आते हैं, और पॉइंट पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ में इस वक्त कुछ पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ में है, कैंसर विशेषज्ञ। डॉक्टर संजीव चौबे हमारे साथ में है, मेडिसिन एक्सपर्ट शंघाई से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अंशुमन इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आप नए वेरिएंट की बात हो रही है, सबसे पहला सवाल जो हर एक आम नागरिक के जहन में है वो ये कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये कितना नुकसान बॉडी को पहुंचा सकता है, इसका रिकवरी रेट क्या है? बिल्कुल, जैसे सुनने में आता है वेरिएंट और ये सारी कहानी, लगता है बहुत ही जगलरी जार्गन है मेडिकल का। इसको ऐसे समझना है कि जब से कोविड-19 तब से कितने वेरिएंट हो गए हैं आपको अंदाजे भी नहीं होगा। इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया क्योंकि इसमें कुछ रिसर्च की चीज़ें हो सकती है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। तो खतरनाक की बात तो नहीं है, पहले निकाल दीजिए। ओमिक्रॉन का सब लीनिएज है JN.1, इससे संक्रमण होगा, संक्रमण बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मारक क्षमता नहीं है, चीन, सिंगापुर सब में जिसमें भी केसेस बढ़े हैं मारक क्षमता नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। 92% के आसपास जो इन्फेक्टेड सिम्टोमेटिक लोग हैं जिनमें लक्षण आया, आप अपने घर में रह के ठीक हो जा रहे हैं। 70 से 80% तक लोग इनको लक्षण ही नहीं आ रहा है, तो चिंताजनक बात नहीं। लेकिन अभी क्रिसमस का टाइम है, नए साल का टाइम है, इसमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क और सैनिटेशन का प्रयोग करें, क्योंकि जब आप स्वस्थ व्यक्ति इन्फेक्ट होकर घर आएंगे तो आपके घर में बुजुर्ग हों या कोमॉर्बिड कंडीशन, उनकी हालत थोड़ी गंभीर हो सकती है, इसका ध्यान देना है। डॉक्टर संजीव चौबे भी हमारे साथ में इस वक्त हैं, शंघाई से हैं। पहले तो मैं जरा एक बार स्टेटस जानना चाह रही हूँ डॉक्टर संजीव, अगर शंघाई की बात करें तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है? बीच में खबरें आ रही थी कि बहुत ज़्यादा इस वेरिएंट के वहाँ पर केसेस सामने आ रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन वहाँ पर है, तो क्या वाकई कॉम्प्लिकेशंस हैं वहाँ पर या फिर चीज़ें नॉर्मल हैं? अभी फिलहाल नॉर्मल है। पिछले मतलब मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले तक डेली जो है 10 से 12 केसेस हमारे हॉस्पिटल में आ रहे थे, और मोस्टली उसमें फ्लू A और B ही ज़्यादातर डिटेक्ट हो रहा था। लेकिन जो यहाँ का ग्लोबल टाइम्स है, उन्होंने भी ये डिक्लेरेशन दिया है कि 1 वीक पहले की रिपोर्ट है जिसमें करीब 7 केसेस को उन्होंने बोला है कि JN.1 का सब वेरिएंट जो स्ट्रेन है वो पाया गया है। बट अभी वो जो नंबर है वो बढ़ के ऑलमोस्ट 28 to 30 के बीच में आ गया है। मतलब बहुत चिंता की बात नहीं है। पैनिक नहीं, ऐसा यहाँ पे भी कोई पैनिक वाली बात नहीं है। लोग कंटिन्यूसली वैक्सीनेशन ले रहे हैं और यहाँ भी एडवाइजरी अब जारी कर दी गई है। और दूसरा रीज़न है कि ये है कि अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो यूएस में हुई थी सितंबर से ही जी। ये WHO ने शायद हाइड किया था, और उसको जब स्टार्टिंग में धीरे धीरे जितने भी कोल्ड कंट्री से होते हुए लोग, नॉर्मली इस टाइम पे क्रिसमस की छुट्टियां होती है तो बहुत लोग प्लान करते हैं साउथ ईस्ट एशिया और गर्म जगह पे जाने के लिए। और ये बेसिकली जो ट्रांसमिशन हुआ है ये बेसिकली ट्रैवल से ज़्यादा हुआ है रादर देन वहाँ पे, क्योंकि ये ट्रैवल वाले ही केस मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है अभी तक। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट जैसे पहले कोरोना को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा था बिल्कुल वैसा ही है, या फिर इसका कोई अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट है? और अगर लोगों को ये आइडिया लग रहा है या कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं तो क्या लोग जनरली कुछ मेडिसिन ले सकते हैं पर्टिकुलरली, या फिर डॉक्टर से कंसर्न किए बगैर किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट ना लें? क्या सलाह आप देंगे दर्शकों को? देखिए, यहाँ पे जो
जो एजिथ्रोमाइसिन है वो 70% जो है रेजिस्टेंस हो चुका है बिकॉज ऑफ ओवर ड्रग यूज की वजह से। और दूसरी बात यह है कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो कोविड के टाइम पे था वो मोर और लेस सेम ही है। इसमें वही है कि दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि जो प्री हाइपरटेंसिव या प्री डायबिटिक जो लोग हैं वो ज़्यादा जी। सतर्क रहें, क्योंकि अचानक से इन्फेक्शन का सर्ज होने से वो उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है या उनकी जो हालत है वो खराब हो सकती है। नॉर्मली ये 8 से हफ्ते से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, बट किसी पेशेंट में 2 हफ्ते तक में भी सिम्टम्स दिखता है। क्योंकि JV1 और HV1 ये दोनों वेरिएंट दोनों हैं, बट इस पे अब ये कितना इसका ट्रांसमिशन रेट काफ़ी हाई है, बट इसमें ये किस तरह का और भी अगर कुछ अलग सिम्टम्स कोविड के अलावा अगर कर रहा है तो अभी तक तो हमारे पास कुछ इसकी स्टडी नहीं है। अच्छा, जल्दी से कोई ऐसा ट्रीटमेंट है या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक पर्टिकुलरली मेडिसिन लेने से आप अपनी इम्यूनिटी पर काम कर सकते हैं ताकि ये जो वेरिएंट है वो इफेक्ट न करे ऐसे लोगों को जिनका जैसे डायबिटिक का आपने जिक्र किया या फिर कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं, क्योंकि वो लोग प्रो होते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को लेकर? ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें मेन प्रिकॉशन ही है, क्योंकि ये तो इसका ट्रांसमिशन रेट काफ़ी फास्टर है, 6 टाइम हायर देन ओमिक्रॉन है जी। तो अगर एक आदमी को है तो आराम से 6 आदमी को फैलाएगा तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई ही करेगा। प्रिकॉशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। ऐसा इसका कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी बात है। डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ में इस वक्त हैं, क्योंकि कैंसर पेशेंट का जिक्र हुआ डॉक्टर अंशुमन, तो कैंसर पेशेंट्स के लिए तो जाहिर तौर पर उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट्स के दौरान में बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। वो क्या किसी तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या सिर्फ प्रिकॉशंस ही हैं, या उनके लिए आप लोग कुछ अलग से मेडिसिन ऐड कर देते हैं? बिल्कुल, कैंसर पेशेंट्स इटसेल्फ, कैंसर पेशेंट की कीमोथेरेपी जब चल रही होती है या मेजर सर्जरी होती है, उसके बाद इम्यूनिटी ज़रूर लो होती है, उसमें इस वायरस को खतरनाक रूप लेने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन प्रिकॉशन वही है, मास्किंग, सैनिटेशन एंड डिस्टेंसिंग। तो ऐसे मरीज को आमतौर पे भी हम आइसोलेट करते हैं जब उनका न्यूट्रोफिल काउंट कम होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है। इस समय और प्रिकॉशन कहते हैं कि आप बिल्कुल गैदरिंग, पार्टी, भीड़ भाड़ वाली जगह में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर ये इन्फेक्ट होगा तो नॉर्मली ये थ्रोट में मल्टीप्लाई करता है, JN1 भी लंग को इन्फेक्ट नहीं करता है, लेकिन इम्यूनिटी लो है इसलिए थ्रोट में एंटीबॉडी नहीं बन पाता है, लंग में पहुंच के इंजरी कर सकता है, आपको डैमेज कर सकता है। इतना ही प्रिकॉशन डिफरेंट है। कोई भी प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन का रोल ना तब था कोविड में, ना अभी है कोविड में। ये कन्फ्यूजन ना करें। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके लोगों को खा के ज़्यादा तबीयत खराब हुई और कुछ मौतें भी हुई थी बेवजह की दवा खाने से, इसलिए उसको बिल्कुल ना करें। इम्यूनिटी और वायरस के बीच की फाइट है। इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए सम अवस्था में रखना है, और आयुर्वेद कहता भी है समदोषा समग्निशा समधातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थिति विधीयते। तो आप सम में रखें, ना कि बढ़ा लें या कम करें। अगर इस अवस्था में आप रहेंगे तो आपको इस वायरस से कुछ नहीं होने जा रहा है। एहतियात रखना है, एहतियात रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाह रही हूँ, हमने देखा था कि अगर कोरोना के इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोग डायबिटिक हो गए थे, जैसा जिक्र किया आपने कि उसकी वजह थी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन, स्टेरॉइड्स लोगों को दिए गए थे, क्योंकि एकदम प्रॉपरली कोई ऐसा ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करके लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। अब क्योंकि कैंसर बड़ा ख़तरनाक है, क्या कोई ऐसे रिसर्च भी सामने आई कि इस कोरोना के कारण से किसी को जो कैंसर है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं? कोई इस तरह का कोई केस आपने स्टडी किया हो या कोई ऐसी जानकारी? बहुत वैज्ञानिक सवाल है आपका। कोविड के कारण कुछ कैंसर ऐसे थे जिनको लिम्फोमा कहते हैं, लिम्फ नोड का कैंसर, उसका फ्लेयर अप देखा गया। कुछ नए मरीज बढ़ गए, इसलिए अभी भी कोविड का लॉन्ग हॉल सिंड्रोम जो बोलते थे, लंबे समय के बाद क्या इम्पैक्ट डालेगा, वो इसलिए डाला कि कोविड वायरस ACE2 रिसेप्टर पे पहला एक्ट करता है, जिसके कारण पैंक्रियाज के आइलेट सेल डैमेज हुए और डायबिटीज हुआ। दूसरा डायबिटीज का कारण है स्टेरॉइड का ओवर यूज, और तीसरी प्रॉब्लम हुई कैंसर का प्रोलिफरेशन, जो लिम्फ नोड से रिलेटेड कैंसर था वो बढ़ने लगा। ये 3 चीज़ें ज़रूर हुई, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म अभी डाटा एग्जैक्ट नहीं आया है कि किस तरह से ये बढ़ाया है। ACE2 रिसेप्टर की जानकारी अभी है, वहीं तक सच्चाई है।
मतलब लेकिन हाँ इस तरह के केसेस आए हैं तो देखिए फिर भी लोगों से इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि नहीं पता कि इसके सिम्टम्स आगे क्या होने वाले हैं। डॉक्टर संजीव चौबे, क्योंकि अलग अलग रिसर्च लगातार हो रही है अभी भी कोरोना को लेकर, अभी लोग फिर भी कोरोना का नाम सुनकर डरने लगते हैं, क्योंकि सेकेंड वेव में खासतौर पर लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत करीब से लोगों को दूर जाते हुए देखा हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए जैसे ही ये जिक्र होता है कि कोई नया वेरिएंट आया लोग डरने लगते हैं। क्या उनका ये डर अभी वाजिब है और कितना किस हद तक डर वाजिब है? देखिए, डरना बेसिकली जितना जो डैमेज होना था 2021 में हो चुका है हमें। हाँ, ये दो तीन पॉइंट है जो मैं इसमें डालना चाहूँगा। जी। एक तो ये है कि जो जिनको भी इन्फेक्शन या जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया था, शायद उसका अब हमारे बॉडी में इफेक्ट कम हो गया है, इसलिए ये वायरस इजीली जो है माइल्ड सिम्टम्स लेके अटैक कर रहा है। तो डेफिनेटली कंसर्न तो अभी हमारा ये जो रहेगा इसको लेकर, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने पहले अपने को खोया है या खुद सफ़र हुए हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी दिनों तक रहे हैं, जिसको 4 महीना किसी को 2 महीना भी रहा है, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन और थोड़ा सा ज़्यादा जो है सतर्कता रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बचाव से बेहतर और कोई ट्रीटमेंट है नहीं। बचाव से बेहतर कोई ट्रीटमेंट है नहीं, और क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अभी केसेस आ रहे हैं, हालांकि जो अभी तक डेथ रेट है वो कम है, यानी लोगों की जान जो जा रही है वो इस वेरिएंट से वो कम जा रही है। कोई और बात जो डॉक्टर संजीव चौबे आप ऐड ऑन करना चाहें, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो आपकी अपनी पर्सनल रिसर्च रही हो, वो चाहे ट्रीटमेंट को लेकर हो या इन अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर हो, या फिर आने वाले दिनों में क्या ये कोरोना फिर से परेशान कर सकता है, ऐसी कोई जानकारी जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ में? देखिए, अभी ये केसेस बढ़ेंगे, अभी आने वाले टाइम में और अभी ये केसेस बढ़ने वाले हैं। हो सकता है इसका और भी ज़्यादा भयावह रूप हमें जनवरी और शायद फरवरी तक देखने को मिले, क्योंकि विंटर अभी जैसे यहाँ टेम्परेचर जो है -6 है और केसेस यहाँ पे डेली ही बढ़ रहे हैं। और दूसरी ये है कि जो पुरानी जैसे एक पैक्सलोविड करके दवाई बनाई गई थी, वो भी अभी काम नहीं कर पा रही है। तो इसमें यही है कि अगर आपको सिम्टम्स होता है तो आप डॉक्टर के सलाह और डॉक्टर के कांटेक्ट में जाकर सिंपल एक टेस्ट करा के, और आप इसमें हम लोग जो यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग कोई एंटीबायोटिक और कोई किसी तरह का नहीं, सिर्फ IV फ्लूइड और सिंपल विटामिन्स के कुछ इनको वॉइस दे देना है, जिससे पेशेंट मोस्टली रिस्पॉन्ड कर जा रहा है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही पेशेंट जो है क्या बोलते हैं ठीक हो रहा है। कुछ केसेस जो कॉम्प्लिकेटेड हुए हैं उसमें डेफिनेटली अदर प्रॉब्लम्स उनको है, उनको हार्ट की समस्याएं हैं, उनको डायबिटीज़ की समस्या, किसी को दोनों ही है और किसी को तीनों भी है, कैंसर भी है, हार्ट हाइपरटेंशन भी है और डायबिटिक है। वो सब कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, उसमें तो डेफिनेटली जो है उन लोगों को ज़्यादा कंसर्न रखना चाहिए। डॉक्टर अंशुमन, बीच में जो अलग अलग कोरोना के वेरिएंट्स आ रहे थे उसमें कुछ को माना जा रहा था कि वो बच्चों के लिए बड़े खतरनाक हैं। इस बार जो अब ये नया वेरिएंट है या फिर आगे और भी जिन वेरिएंट का अनुमान है, ये बच्चों के लिए कितना इफेक्टिव है, इसका बच्चों पर कितना असर मान रहे हैं और किस तरह का असर मान रहे हैं, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चों को लेकर कंसर्न है। देखिए, थर्ड वेव के पहले बहुत सारे अवैज्ञानिक परिकल्पना से हम निकल चुके हैं, जिसमें कहा गया था इस पर बच्चों को हताहत करेगा। ऐसा नहीं हुआ। ह्यूमन बॉडी है, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग देख के नहीं करता है। सिंपल फाइट है बिटवीन डिफेंस मैकेनिज्म एंड वायरस। बच्चों का इम्यून मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब जब कोई भी वायरस अटैक करेगा तो बच्चे फास्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। इसीलिए आप देखते हो मैक्सिमम वैक्सीनेशन जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का बच्चों में किया जाता है ताकि एंटीबॉडी बन जाए। स्पेसिफिक JN1 बच्चों को ही इन्फेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। इवन चाइना से जो बच्चों में निमोनिया आपने चाइना में देखा था, माइकोप्लाज्मा निमोनिया का रिसर्च उन्होंने पब्लिश किया, उन्होंने कहा JN1 से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए बेवजह ये नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, इसलिए कंपेयर टू एडल्ट बच्चों में अटैक करेगा तो लक्षण ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एडल्ट, ये सच है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बच्चों में घातक हो जाएगा और बड़ों में नहीं होगा। घातक होगा बुजुर्गों में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में और इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों पे हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन। यही 4 ग्रुप है जिसमें घातक हो सकता है।
अच्छा, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है तो एक सवाल ये आने लगता है कि अभी क्योंकि देखिए सीजनल चेंज है, तो यूजुअली इनफैक्ट लोगों के साथ में भी, हम और आप लोगों के साथ में भी होता है कि ये खांसी सर्दी जुकाम, तो क्या लोग इसमें डरने लगते हैं आमतौर पर? मुझे लगता है कि शायद, क्या मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्या ये भी एक रीज़न होता है कि एकदम से जो केसेस हैं उसमें इजाफा होने लगता है, क्योंकि लोग एकदम से अवेयर होते हैं, ऐसी खबरें सुनते हैं तो तुरंत से चेकअप कराते हैं, टेस्ट कराते हैं और फिर वो रजिस्टर्ड होते हैं डेटा? बहुत बारीकी का सवाल आपने पूछा है। 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ, 3 वेव्स उसके बड़े आए, जैसे कोरोना में आया ओमिक्रॉन तक, उसके बाद छोटे वेव्स आते रहे। पहले तो लोग पैनिक होते थे, वैक्सीन लगवाते थे। अब आपने सुना है स्पेनिश फ्लू का कोई वैक्सीन लग रहा हो? सिमिलरली अभी भी कोविड केसेज हमारे बीच हैं जो कॉमन फ्लू करके टाल दिए जाते थे, लेकिन वैश्विक स्तर पे जब डिस्कशन चालू हुआ JN1 का, अब कोई भी मरीज अस्पताल पहुंच रहा है कॉमन फ्लू लेके, या इवन कोई सर्जरी के लिए या किसी चीज़ के लिए उसका कोविड टेस्ट हो रहा है, 70% फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कोविड के कारण उसको लक्षण नहीं है लेकिन कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। और कुछ केसेज एक्चुअल कोविड के कारण इलनेस है, उसका 12 से 15% केसेज हैं जो कोविड के लक्षण वाले हैं। तो इसलिए ओवर रिपोर्टिंग होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, बीच में क्योंकि सर ने निमोनिया वाला जिक्र किया, तो मैं एक बार आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ डॉक्टर संजीव चौबे, ये निमोनिया वाला जो मैटर था वो वहाँ पर कितना सीवियर मैटर था, और वाकई क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही थी वो उतना कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो नहीं था क्या उतना संपन्न कि वहाँ पर इसको ट्रीट किया जा सके? क्योंकि ऐसा सुना था कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर ऐसे ही बैठे हुए हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा, ऐसी सिचुएशन थी क्या एग्जैक्टली? एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। ये इनिशियली जब आउटब्रस्ट हुआ था तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको ईस्टर्न साइड में ज़्यादा है, और यहाँ पे लोग पब्लिक हॉस्पिटल में चूँकि इनकी सोशल सिक्योरिटी होती है तो दे प्रेफर टू गो ओवर देयर। तो अब अचानक से जिस हॉस्पिटल की कैटरिंग कैपेसिटी जो है 5000 या मान लीजिए 500 या 1000 की है, और वो अचानक से वहाँ पेशेंट जो है 3 गुना ज़्यादा आ जाए तो डेफिनेटली केओस तो मचेगा ही। तो इनिशियली ये जो पिक्चरें थी वो कुछ हद तक सही है, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से हमें कोई ऐसे भी एडवर्स और कुछ केओटिक सीन देखने को भी, और न कि यहाँ के लोकल वीडियोस में को भी देखने में हमें मिला नहीं है। तो अभी काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है यहाँ पे, लेकिन इन लोग अभी सर्विलेंस इन्होंने एयरपोर्ट पे बढ़ा दिया है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फिलहाल में ठीक है, सिचुएशन से डील करने के लिए ठीक है। और अगर यहाँ की बात करते हैं डॉक्टर अंशुमन, इंडिया की बात करते हैं, तो WHO के तमाम निर्देशों के बाद में यहाँ भी स्वास्थ्य मंत्रालय एक्टिव हो गया और हॉस्पिटल्स को भी कहा जा रहा है कि वो लोग प्रिपेयर रहें। पिछली बार जैसे हमने ऑक्सीजन की कमी से हम जूझे, मैंने खुद अपने कई करीबियों को देखा था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एक पेशेंट को दिया, फिर एक पेशेंट को दे रहे हैं ताकि सब लोग सर्वाइव कर पाएँ और सब लोगों की ज़िंदगी को बचा पाएँ। अभी हम, क्या आप मानते हैं कि हम हर तरीके से खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं? मंत्रालय ने इस पे मीटिंग कर ली जब WHO का इंस्ट्रक्शन आया, सारे स्टेट्स के साथ भी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को री-इवैल्यूएट कर लें। इसको ऐसे समझें, जब आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला हो तो घर की कुछ ज़्यादा सफाई हो जाती है और उस सफाई को आप ही इंजॉय करते हैं। तो मेडिकल सिस्टम का इवैल्यूएशन जरूर कर लें कि ऑक्सीजन प्लांट, बेसिक दवाइयाँ और बेड्स इतनी चाहिए। कोविड मैनेजमेंट में पहले भी कुछ नहीं था, तो इसकी उपलब्धता अगर हो चुकी है तो बाकी आगे भी दूसरे मरीजों के इलाज में ये कामयाब रहेगी, कॉमन चीज़ है। ये मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से तो तैयारी पूरी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो एक हर समय शक का आता है वो आता है ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन प्लांट जो सेंट्रल से फंड निकला वो कहाँ कहाँ गया, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगे और एक्टिव हो गए, इसकी जांच हो जानी चाहिए पहले ही। अनलेस कुछ एडवर्स हो उसके पहले इसकी जांच हो जानी चाहिए। डॉक्टर संजीव, इसके अगर सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या वही खांसी जुकाम जैसे ही सिम्टम्स है या फिर कुछ अलग है इस बार इस वेरिएंट में? जैसे पिछली बार ये था कि अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा, अगर आपको कोई खुशबू या बदबू नहीं आ रही तो ये एक बड़ा सिम्टम था कि हाँ आप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस वेरिएंट का कोई ऐसा डिफरेंट केस सुनने को मिला क्या वहाँ? यहाँ जो अभी तक हमने पेशेंट देखे हैं उसमें मैक्सिमम केस में हाई ग्रेड फीवर 39-40 मतलब 103-104 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक बुखार जो है जा रहा है। वो लगातार 3 दिन तक रह रहा है और थर्ड डे अपने आप फीवर उतर जा रहा है, सिंपल एक पैरासीटामोल की गोली खाने से, वो भी डॉक्टर के परामर्श से कि कितनी लेनी चाहिए। और नॉर्मल केसेस में हाँ उसके बाद फटीक और जो वीकनेस और जो फीवर के जो सिम्टम्स रहते हैं उसको बॉडी को रिकवर होने में समय जो लगता है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हमने अभी तक यही देखा है। और कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई जो अनयूजुअल सिम्टम्स जो
जो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रेजेंटेशन कर रहा हो। अभी तक के टेस्ट में तो हमें कुछ दिखा नहीं है, जैसे अस्थमा हो जाना या कुछ अस्थमा ट्रिगर कर जाना, इस तरह के कुछ हमें सिम्टम्स इसमें नहीं दिखे हैं। नॉर्मली जो कॉमन फीचर है वो हाई ग्रेड फीवर, या जिसको फीवर नहीं होता उसको फ्लू। नहीं, पर इसमें एक चांसेस ये हो जाते हैं डॉक्टर संजीव चौबे, जब आपका फीवर 104 रहता है, क्योंकि मैं आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन मैं सिर्फ एक आम जन की तरह सवाल आपसे पूछ सकती हूँ, तो यूजुअली ये होता है कि वो आपके दिमाग को असर करता है, वो बुखार आपके सर चढ़ने लगता है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? डेफिनेटली हाई ग्रेड फीवर जब होता है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये तो उसका डिपेंड करता है। अगर बच्चों का, जैसे बच्चों में एक फेब्राइल सीजर डिसऑर्डर है जो 3 महीने से लेकर 6 महीने 6 साल तक के बच्चों में होता है, जिसमें बच्चों को दौरा भी पड़ जाता है। और जो जैसे ही हमारा बॉडी का हाइपोथैलेमस में सेट पॉइंट सेट हो जाता है, तो 104 डिग्री पे आदमी, डिहाइड्रेशन तो बॉडी से वैसे ही नेचुरली होता है, तो आपका ओरल इंटेक कम हो जाता है, बुखार होने की वजह से टेस्ट अपने आप ही चला जाता है, वीकनेस हो जाता है, फटीग होने लगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है। तो ये तो नॉर्मल फीवर का एक पैटर्न है जो साथ में लेके आता है, और जैसे जैसे रिकवरी होती है वैसे वैसे चीज़ें चली जाती है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर अंशुमन, यही सिम्टम्स तो आप टाइफाइड उठाएं, आप डेंगू उठाएं, मलेरिया उठाएं, उसमें भी रहता है। ये फटीग का इशू हो या फिर इतना ज़्यादा आपका फीवर ट्रिगर करने की बात हो, तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये आपका कोरोना है, ये आपका टाइफाइड की पॉसिबिलिटी है? क्या कोई बेसिक डिफरेंस होता है इन फीवर में या फिर उस फीवर के व्यवहार में? टाइफाइड में देखिए आपको जीआई सिम्टम्स, मतलब पेट की तकलीफ, ब्लोटिंग, पेट फूला रहना, पेट में गड़गड़ाहट होना, या डायरिया हो जाना, या कब्जियत होना, दोनों हो सकता है। मलेरिया में बुखार जब भी आएगा उसके पहले चिल्स आएगा, मतलब ठंड तेज लगेगी, बुखार आएगा, फिर पसीने के साथ बुखार उतरेगा, जो इसमें यूजुअली नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा मैच करता है फ्लू लाइक इलनेस से, मतलब सारे फ्लू वायरस या कॉमन जिसको सीजनल फ्लू कहते हैं उससे मैच करेगा, जिसमें सबसे पहले नाक में जलन, थ्रोट में खसखसाहट जिसको कहते हैं, फिर खांसी जैसी चीज़ होना, एग्जैक्ट खांसी नहीं, खांसी जैसी चीज़ होना, और उसके बाद आंखें लाल और फीवर का महसूस होना, उसके बाद टेम्परेचर चढ़ना। फिर ये टेम्परेचर स्टेबल होगा, अगर आप दवा नहीं लेते हैं अपने आप उतरेगा, या दवा लेंगे तब उतरेगा, लेकिन स्वेटिंग, पसीना उतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना मलेरिया में आता है। तो इसको क्लोज टू फ्लू लाइक इलनेस रखें। मलेरिया टाइफाइड से ये दूर है, हाँ, लेकिन ऐसा ना कि कोविड मान के आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लें और टाइफाइड मलेरिया आपका इग्नोर हो जाए। इसलिए आप जांच जरूर कराएं, डॉक्टर को मिले तभी दवा लें, नहीं तो दूसरी बीमारी इग्नोर हो सकती है, जो पिछले वेव में ऐसा हुआ है। इसका ध्यान जरूर रखना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इतनी कीमती राय, इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, अभी तक जो बेसिक्स क्लियर हुए वो ये कि अगर बुखार की समस्या है तो जैसा यूजुअली होता है कि डॉक्टर्स 3 दिन के लिए उसको वायरल मान के चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो ट्रीट नहीं होता तो फिर आपके सारे टेस्ट कराए जाते हैं। खुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है और आपने स्वास्थ्य के साथ में आपको खिलवाड़ नहीं करना। सो डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर किसी भी तरह की कोई दवाई ना लें। अपना ख्याल रखिए, सजग रहिए।